हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और मैं हूं आपकी कोच सलोनी सिंह और आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स स्नैप प्रीमियर लीग। तो भाई इस प्रीमियर लीग की खास बात क्या है? खास बात यही है कि आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स को क्लीन बोल्ड किया जाएगा और आपके मोटिवेशन को जरा सा भी कम नहीं होने दिया जाएगा। तो भाई ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के सोल्यूशन करेंगे और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करेंगे। देखेंगे कि बाउंसर्स और गुगली बॉल को आप कैसे हिट करेंगे एंड आप बोर्ड एग्जाम्स में उन्हें कैसे आंसर करेंगे। तो भाई अगर आप वीडियोस बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, ट्रस्ट मी, आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट हमारा आज का सेशन माय डियर स्टूडेंट। यस बच्चा, तो हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सॉलिड स्टेट्स। तो भाई सॉलिड स्टेट्स में आप क्या क्या कवर करेंगे आज के सेशन में? सबसे पहले हमारा पूरा फोकस होगा कि हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स के सोल्यूशन करें। वी विल इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट इंडेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन. Once we finish index and exercise question, we will move to previous year's question, my dear students. So maybe इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट आए जिसमें आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाएगी। तो भाई बने रहिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन बच्चा। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वो देखिए क्या है स्क्रीन पर। Why are solid rigid? तो भाई आप जितने भी स्टेट्स हैं बहुत ही बचपन से पढ़ ही रहे हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन उसके अंदर स्पेशली सॉलिड रिजिड क्यों होता है? तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बच्चा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए सॉलिड रिजिड होता है। तो फर्स्ट का आंसर तो बहुत ही सिंपल है, द particles of solid have strong intermolecular force of attraction between them. The particles of solid have strong intermolecular force of attraction. Strong intermolecular force of attraction. That's all. This can be come in 1 mark question. Okay. ठीक है, ये लिख दिया आपने, आंसर खत्म हो गया आपका। चलिए आ जाते हैं 1.2 पे। Why do solids have a definite volume? Again the same reason. So भाई इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चा। देखिए अगर ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की बात करूं तो ये बहुत ही क्लोजली हेल्ड होते हैं, बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आए, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका भी आंसर वही होगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप इसे जिस भी कंटेनर में रखेंगे वहां पर भी इसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही रहेगा। तो भाई सेकंड का भी आंसर हो गया, सिंपल था। ठीक है, 1.3 पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। यू हैव पॉलीयूरेथेन, naphthalene, benzoic acid, teflon, potassium nitrate, cellophane, polyvinyl chloride, fiberglass, copper. सिंपल है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं बच्चा? बहुत प्रॉपर्ली वेल मैनेज्ड वे में अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है जो लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉलो होता है। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है या एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है जिनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है। किसके अंदर फिक्स होती है? तो भाई आपको पता है, देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हमारे ऑप्शंस को, तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको फिक्स्ड पता है। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी लिख लेते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड का और दूसरा हम यहाँ पर कैटेगरी लिख लेते हैं अमॉर्फस का। ठीक है, क्रिस्टलाइन के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? तो हम पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बेंजोइक एसिड है, इसका फिक्स शेप पता होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चा? C6H5COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। वैसे ही आपको नैप्थलीन का पता होता है, ठीक है, नैप्थलीन का भी पता है, तो ये भी क्रिस्टलाइन हो गया।
उसके बाद आपको किसका पता है, देखिए ध्यान से, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है क्वेश्चन के अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, करेक्ट। आपको कॉपर का भी पता है, Cu इज कॉपर बेसिकली, ठीक है। ओके, पॉलीविनाइल फ्लोराइड इज अ पॉलीमर, ठीक है। तो जो पॉलीमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है और इसीलिए वो अमॉर्फस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड में आप जितने भी बचे उनको प्लेस कर दीजिए। सो यू हैव पॉलीयूरेथेन विच इज अगेन अ पॉलीमर, पॉलीयूरीथेन आ जाएगा इसके अंदर। देन यू कैन ऐड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज अगेन अ पॉलीमर। देन यू हैव सेलोफीन, सेलोफीन शीट, आपने देखा होगा प्लास्टिक की पतली सी शीट आती है, किसी भी चीज को कवर करने के लिए यूज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, जिसे जो कॉपर या एल्यूमिनियम वायर होते हैं जिससे आपके घर में वायरिंग की जाती है, भाई उसके अंदर PVC के उसके ऊपर कोटिंग होती है टू मेक इट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। देन फाइबर ग्लास, फाइबर से बना हुआ ग्लास जो आपके स्पेक्स बनाने में यूज होता है, फाइबर वाले ग्लास यूज होते हैं, कई बार आपको स्पेक्स वाले ने बताया भी होगा। तो भाई ये हो गए आपके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का क्लासिफिकेशन, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 पे माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड? ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कंसीडर करते हैं बच्चा? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, पहले हम कर लेते हैं क्लियर एंड वी विल राइट दैट भाई ग्लास की टेंडेंसी क्या होती है, ग्लास शोज टेंडेंसी टू फ्लो, शोज टेंडेंसी टू फ्लो, और हमें पता है फ्लो होने की टेंडेंसी सिर्फ फ्लूइड्स की होती है, ठीक है, सिर्फ फ्लूइड्स की होती है। अब इसमें एक और चीज बताना चाहूंगी कि आपका जो ग्लास है बच्चा वो एक अमॉर्फस सॉलिड है एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये देखिए अमॉर्फस सॉलिड है, और जो भी आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है ना बच्चा, उसका क्या होता है, अगर आप उसे बहुत टाइम के लिए रख देते हो, बहुत टाइम के लिए रख देते हो, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो पुराने एंशियंट हाउसेस होते हैं, घर जो होते हैं जहाँ पे विंडो के पैन्स लगे थे और ग्लास लगे थे, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ऐसे एंशियंट जो स्ट्रक्चर्स है हमारे, वहां पे अगर ग्लास लगा होगा ना तो ध्यान देंगे अगर आप, तो ग्लास का नीचे वाला हिस्सा मोटा हो चुका होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला थिन होगा, नीचे वाला थिक होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, वो ट्रू सॉलिड नहीं है। इट विल शो अ टेंडेंसी टू फ्लो, वो नीचे फ्लो होके डिपॉजिट हो जाता है अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको इस तरह से रखा जाए और वो रेगुलरली टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो फ्लो होगा। इसीलिए तो इसका सिंपल आप आंसर लिखिए, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कूल लिक्विड? बिकॉज इट शोज टेंडेंसी टू फ्लो, करेक्ट, सिंपल, ये फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 पे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हैं आप, पूछ रहा है क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। याद करिए ये कॉन्सेप्ट किसका है, आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी का है। तो भाई ये कंडीशन हो गई आइसोट्रोपी की, आइसो मींस सेम, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, कहने का मतलब अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है और इसके अलोंग अनऑर्डर्ड वे में पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, देखिए जिसमें ऑर्डर नहीं फॉलो होता वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो ये देखिए अमॉर्फस सॉलिड्स हैं और इनका कोई रेंज ऑफ ऑर्डर नहीं है, रैंडमली अरेंज है। तो भाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस हर डायरेक्शन में बराबर है, ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस हर डायरेक्शन में बराबर है तो किसी भी डायरेक्शन के अलोंग आप उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करिए, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करिए हर डायरेक्शन से, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस सेम है इसीलिए उनकी वैल्यूज भी सेम आएगी। व्हाट इज आइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी मींस सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी which you are getting, same value of physical property when measured along different directions, when measured along different directions, ठीक है। तो आप बोलेंगे कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं मैम आप यहाँ पर?
तो मैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बच्चा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप इस डायरेक्शन के अलोंग मेजर करो, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करो, वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करो या जेड एक्सिस के अलोंग मेजर करो, क्योंकि हर डायरेक्शन में डिग्री ऑफ रैंडमनेस सेम है, इसीलिए हर डायरेक्शन से अगर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करो, ऐसे मेजर करो, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो, वो सेम आने वाली है। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं आइसोट्रोपी। और आइसोट्रोपी कौन दिखाता है? तो भाई ये अमोर्फस सॉलिड्स दिखाते हैं। समझ गए? क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपी दिखाता है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहाँ पे इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस को क्लीन बोल्ड कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पर अगेन वी हैव गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स चेक आउट वन बाय वन ईच केस। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स in different categories based on nature of intermolecular force operating in them. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। Yes, so my dear students, आपको अच्छे से पता है कि आप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती है ना, उसको 4 कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करते हो। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहला आप बोलते हो आयोनिक सॉलिड, ठीक है। सेकेंड बोलते हो मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तीसरा बोलते हो कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड के साथ साथ चौथी कैटेगरी आपकी आ जाती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, करेक्ट। तो इन चारों कैटेगरी में आपको इन्हें क्लासिफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल देखिए, पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 आयोनिक सॉलिड है, ठीक है। सो K2SO4 आयोनिक सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, 2K प्लस SO4 2-, ये आयंस जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, तो ये आयोनिक सॉलिड होगा। ऐसा और कौन है? टिन को देखिए, तो टिन क्या है? मेटल है, तो ये मेटालिक सॉलिड में प्लेस कर दीजिए टिन, यानी कि SN, ठीक है। अब देखिए आपके पास है बेंजीन, यूरिया, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंदर आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर इन्हें फटाक से प्लेस कर दीजिए, फटाक से प्लेस कर दीजिए। यस, सो वी विल राइट हियर बेंजीन यानी कि C6H6, यूरिया यानी कि NH2CONH2, then you have ammonia that is NH3, and then you have water molecule. All these are molecular solids. जिंक सल्फाइड की बात करिए, आयोनिक में आएगा, क्यों? क्योंकि ZnS लिखते हैं, तो ये क्या देता है? Zn2 प्लस S2-, तो दोनों आयंस जनरेट कर रहा है, तो ये आपका आयोनिक सॉलिड हो गया, आसान था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेफाइट। अरे भाई हमें अच्छे से पता है, ग्रेफाइट इज बेसिकली कोवेलेंट फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है ना बेसिकली, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ग्रेफाइट को कोवेलेंट सॉलिड में डाल दीजिए। ग्रेफाइट और डायमंड हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए आर्गन, भाई आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है, नोबल गैस है। और फिर आ जाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, स्पेशली कार्बन एंड सिलिकॉन, इनकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंसी होती है, इसीलिए ये क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये बनाते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। सो भाई सिलिकॉन कार्बाइड को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, खत्म हो गया आपका काम, खत्म। और कुछ बच गया है, तो टिन के साथ और कुछ कोई मॉलिक्यूल रह गया बच्चा, रुबीडियम, हाँ RB, रुबीडियम मेटालिक में आ जाएगा। सिंपल क्लासिफिकेशन था। इसमें से ये वाला जो था ना पोटेशियम सल्फेट वाला, ये 2016 ऑल इंडिया के पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कुछ क्वेश्चन ऑल इंडिया के पेपर के थे, 2016 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ध्यान से किया करिए, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कब कौन सा आ जाए किसी को पता नहीं होता। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melt at extremely high temperature. What type of solid it is? तो आपने इन चारों तरह के सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होगी। आयोनिक सॉलिड जो होता है वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, दोनों में
वो लोग इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, तो मेटालिक तो कंडक्टर है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब हमारे पास कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बचा। भाई कोवेलेंट सॉलिड्स ही ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी, मॉल्टन स्टेट में भी, एंड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मेल्ट होते हैं। तो भाई हमारा आंसर इसका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? कोवेलेंट सॉलिड्स इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपने ये बॉल को भी, ये ओवर को भी बहुत अच्छे से फिनिश किया है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.8 पर आ जाते हैं। लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग। Ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid states. Explain. ऐसा क्या हो जाता है भाई? तो भाई आयोनिक सॉलिड्स सिंपल, हम तो ये 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेंगे when they possess free ions. ठीक है, when they possess free movement of ions. ठीक है, तो आयंस जनरेट कब होंगे? आयोनिक, जब आयोनिक सॉलिड की जब बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में तो वो आयंस जनरेट नहीं करते ना बच्चा। वो कौन से स्टेट में आयंस जनरेट करते हैं? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, दे गेट आयोनाइज, और जैसे ही वो आयोनाइज होते हैं दे जनरेट आयंस, एंड दिस फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में उनके पास फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसे एक्वस फेज में कन्वर्ट किया जाता है वो आयंस जनरेट करता है, और आयंस के फ्री मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। खत्म ये भी क्वेश्चन। Question number 1.9 from your NCERT index exercise. What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? Oh, malleability and ductility is a characteristics of metal. ऊपर से वो कंडक्टर भी है, तो सिंपल आंसर 1.9 का कि भाई बात हो रही है मेटालिक सॉलिड्स की। खत्म। इस क्वेश्चन को भी आपने जान से मार दिया है, बाउंड्री के पार पहुंचा दिया है। अब बिना किसी टेंशन के हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आई होप मजा आ रहा होगा। अरे डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, मैं पढ़ाऊं और आपको मजा ना आए। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। Yes, my dear students, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल शेप बना के दिखाती हूँ, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ये आपका क्यूब है बच्चा, ठीक है, एक यूनिट सेल है, कंसीडर कर लीजिए दिस इज योर 1 यूनिट सेल। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है, इन्हें लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट? इट रिप्रेजेंट्स आयंस, एटम और मॉलिक्यूल। करेक्ट। दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट यहाँ पर या तो कोई आयन प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है, या फिर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। अच्छा, मैं अगर एक यूनिट सेल बना रही हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये देखिए अगर मैं ये यूनिट सेल बना रही हूँ, थोड़ा सा गंदा बन गया, इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों और एक अच्छा वाला बनाते हैं। तो भाई आपको एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी तो सीखना है, आप कुछ भी बना के नहीं छोड़ सकते, है ना। ये देखिए, तो इस तरह से आप बनाएंगे और ये देखिए ऐसे मस्त आपने स्क्वायर यूनिट सेल बना लिया। ओके, अब इस यूनिट सेल को मैं यहां से देख रही हूं अलोंग दिस एक्सिस, मैं यहां से देखूंगी अलोंग दिस एक्सिस, और मैं यहां से देखूंगी अलोंग दिस एक्सिस। करेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैं किन किन पैरामीटर्स पे से जज करूंगी? तो बच्चा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ए, बी एंड सी, एंड द एंगल बिटवीन ए, बी एंड सी। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट यानी वो 3 पैरामीटर्स हो गए, ए, बी एंड सी, दैट इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड अल्फा,
बीटा, गामा, दे आर द एंगल्स। एंगल्स भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ए और बी के बीच में एंगल मान लीजिए अल्फा है, ए और सी के बीच में एंगल मान लीजिए बीटा है, और बी और सी के बीच में एंगल मान लीजिए गामा है। तो ये हो गए 6 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं कि उसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, उनके दो साइड्स के बीच में एंगल कितना है। तो ए बी के बीच में अल्फा, बी सी के बीच में गामा, या ए सी के बीच में गामा, एंड बी सी, and so on, like that. So 6 parameters are there and which are considered as characteristics of a unit cell. खत्म? चलिए, let's come to the next question, that is 1 2 यानी 12th question. Second over चल रहा है आपका, first over यानी nearly 6 questions you have done. Okay, distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. ठीक है बच्चा, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ. Yes, so my dear students, distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. Simple है, आप डायग्राम देख सकते हैं. ये वाला केस है आपका हेक्सागोनल का, है ना. ये वाला आपका हेक्सागोनल है और ये वाला बनाया है मैंने आपके लिए मोनोक्लिनिक. ठीक है, अब देखिए ये कैसे वैरी करता है. आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या लिखेंगे. तो सबसे पहले बच्चा, इसके अंदर हेक्सागोनल के अंदर थोड़े लाइन ऊपर नीचे थोड़े लंबे छोटे बन गए हैं, बट आपको मैं बता दूं कि जो 6 पैरामीटर्स हमने देखे थे, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे. अब हेक्सागोनल का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल अल्फा मान लीजिए. ठीक है बच्चा, ये वाला एंगल आप अल्फा मान लीजिए, ये वाला एंगल आप बीटा मान लीजिए, और ये वाला एंगल आप गामा मान लीजिए. ध्यान से देखेंगे तो आपका अल्फा और बीटा बच्चा दोनों 90 डिग्री है. ठीक है, यहां से भी अगर देखेंगे तो 90 डिग्री है, यहां से भी देखेंगे तो ये 90 डिग्री है. सो अल्फा बीटा आपका 90 डिग्री होगा और गामा जो है आपका वो 120 डिग्री होगा. ठीक है, हेक्सागोनल के अंदर ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री होगा माय डियर स्टूडेंट्स. और आपका ए और बी, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इमेजिन करिए दोनों सेम साइज के, थोड़ा सा लंबा बन गया है मेरे से. ठीक है, तो ये तो आपके पैरामीटर्स हो गए अल्फा बीटा एंड गामा. अब ए बी और सी के टर्म्स में, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट के टर्म्स में देखेंगे तो ए और बी इसका इक्वल होगा, बट दे आर नॉट इक्वल टू सी फॉर द केस ऑफ हेक्सागोनल. ओके, अब मोनोक्लिनिक को देखिए ध्यान से. मोनोक्लिनिक बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, आप बोलोगे मैम बहुत अच्छा बनाया है आपने. ये देखिए, ये वाले कंसीडर, ये वाले एंगल को गामा ले लेते हैं तो ये तो आपको शक्ल से ही 90 डिग्री दिखाई दे रहा है. ये वाला अल्फा ले लेते हैं, ये भी आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है बच्चा. ठीक है, और यहाँ पे आपका बीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है आपका. सिंपल आप एक चीज लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ए बी के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है और बी सी के भी इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अनइक्वल है. What about other parameters alpha, beta and gamma? That you need to remember कि अल्फा और गामा 90 डिग्री दिख रहा है. अल्फा is equal to gamma is equal to 90 डिग्री, but beta is not equal to 90 डिग्री. तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के बीच में, याद रहेगा आपको, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर. तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसमें जो लटाइस पॉइंट है वो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इन सर्कल से. तो देखिए, अगर आपका फेस सेंटर्ड है ये पहला वाला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, ये लटाइस पॉइंट, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. तो ये रहे, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, एंड दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑल्सो. ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला मैं पहले आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखा दूं बच्चा. ठीक है, ये देखिए ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये वाला कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. अब यहाँ पे फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो फेस सेंटर्स का मैं आई विल शो यू. एंड देयर आर टोटल 6 फेसेस. तो कितने फेस सेंटर्स हो जाएंगे? 6 बच्चा. तो ये देखिए यहाँ पे फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, 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 और बैक वाली वॉल के फेस के सेंटर में प्रेजेंट है. तो जरा हम सबके क्रॉस मार लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया इस तरह से इसके फेस के सेंटर पे, और इस केस में इसके फेस के सेंटर पे.
करेक्ट। वैसे ही इस वाले के फेस से सेंटर पे और इस वाले के फेस के सेंटर पे और वो बैक साइड वाले वॉल के फेस के सेंटर पे। तो भैया हम बोल सकते हैं एफसीसी के केस में the atoms or the constituent particles are present at the corners as well as at the face centers. तो corners पे कितने हैं 8 और 8 कितने से शेयर होता है 1/8 से, तो 8 into 1/8 1 हो गया। फेसेस कितने हैं बच्चा टोटल 6, हर एक फेस कितने यूनिट सेल से शेयर होता है 2 यूनिट सेल से, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी इज 4। ओके, ऐसे देखते हैं एंड सेंटर्ड का। तो बच्चा एंड सेंटर्ड में सिर्फ एक अपोजिट फेस पे ही प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से डायग्राम देखें और मैं इस फेस को कंसीडर कर रही हूँ, एक ये वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, माफ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इट इज प्रेजेंट एट ओनली वन ऑफ द ऑपोजिट फेसेस। तो ब्लू वाले का ऑपोजिट फेस रेड वाला है, तो रेड वाले के भी सेंटर में प्रेजेंट है। समझ गए? इस तरह से, यानी ये ब्लू वाले के फेस पे और रेड वाले के फेस के सेंटर पे आपको क्या दिखाई देगा, यूनिट सेल। यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट फेसेस, particles are present at the opposite face center। करेक्ट, सिंपल था। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक एंड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आई डोंट थिंक कि अब आपको किसी भी तरह की इसमें कंफ्यूजन होगी। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा 1.13, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम located at corner and body center of a cubic unit cell is a part of its neighboring unit cell। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। So I will clear all the drawing this side and we will move for this case. Yes, so my dear students, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि अगर आपका पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो और कितने यूनिट सेल के साथ या क्यूबिक यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। तो ये आपका कॉर्नर का एटम है, अज्यूम करिए, ठीक है। अब देखते हैं कितनों के साथ शेयर होगा। तो ये तो पहला यूनिट सेल, ये वाला पहला यूनिट सेल हो ही गया है, तो पहले यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। ऐसे ही एक यहाँ पर वापस यूनिट सेल आ जाएगा, तो सेकेंड यूनिट सेल के साथ भी शेयर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक क्यूब आ जाएगा। तो भाई 4 इन द सेम प्लेन, 4 क्यूब्स आर इन द सेम प्लेन, तो इन चारों के साथ तो शेयर कर ही लिया है। अब इसके साथ साथ और कहाँ शेयर होगा, तो इसके ऊपर भी हम एक प्लेस कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी हम एक प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर ये पहला वाला प्लेस किया क्यूब इस तरह से, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाला क्यूब प्लेस किया, ऐसे ही इस साइड से तीसरा क्यूब भी प्लेस कर दिया हमने, ठीक है, और ऐसे ही चौथा क्यूब भी प्लेस कर दिया। यानी टोटल कितने क्यूब्स आपने शेयर किए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, this is this 5, this one is 6, this one is 7 and this one is 8। हर क्यूब का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होगा वो इस स्फीयर को टच करेगा, यानी ये स्फीयर 8 क्यूब्स के बीच में शेयर कर रहे हो। तो भैया आपको पता है कि अगर आप एक चॉकलेट को 2 लोगों के बीच में शेयर करते हो तो 1/2 शेयरिंग आती है ना। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक क्यूब है या फिर एक चॉकलेट है और उसे 8 लोगों के बीच में शेयर कर रहे हो, तो हर किसी को कितना मिलेगा, 1/8 1/8 1/8, है ना। तो 1/8 सबको मिलेगा, 1/8 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 के 8 क्यूब को 1/8 हिस्सा मिलेगा उसका। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं इस ब्लैक वाले क्यूब की बात कर रही हूँ बच्चा, तो इसके पास ऐसे कितने स्फीयर्स होंगे, तो इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक,
इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे, टोटल 8 है। और हर जगह से उसे कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हर जगह से उसे एक स्फीयर से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 and 1/8. So all together you can say 8 into 1/8. Yani number of atoms per unit cell is 1 if it is present at the corners. तो corners के लिए simple answer लिखना कि 1/8 शेयरिंग होती है। अब पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर आपका जो एटम है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो तो वो कितने क्यूब्स के साथ शेयर होगा। तो वो केस भी हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले एक फटाफट क्यूब बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये लीजिए, झुडुंग। आप सभी को क्यूब बनाना तो आता ही होगा, बचपन से सीख रहे हो भाई। ये देखिए क्या परफेक्ट क्यूब बनाया है आपकी मैम ने। और ये देखिए इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्लेस स्फीयर इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के सेंटर में है तो वो कितने क्यूब से शेयर होगा भाई, सिर्फ एक ही क्यूब से शेयर होगा। तो कॉर्नर के लिए 1/8 और बॉडी सेंटर के लिए इट इज शेयर्ड बाय ओनली 1। तो वो पूरा का पूरा एक ही के साथ रहेगा, इसीलिए 1। ओके, so that's all about this particular question also we have done। और ये भी बाउंड्री के पार पहुंच गए हैं हम। चलिए तो भाई इसको क्लियर कर लेते हैं, ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं और अगली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। Let's move to the next slide. Wow, now we have good quantity of question. Actually ये जो questions दिए हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरा एक एक करके सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। I will bring this down. Important question. Pay attention. A compound is formed by two elements X and Y. Atoms of the element Y makes cubic close packing and those of element X occupy all the octahedral void. What is the formula of compound? तो भाई जितने भी आपके एटम्स प्लेस होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा भाई x अगर CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहा है, और y अगर ऑक्टाहेड्रल स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सिंपल है बच्चा कि आपके जितने x के एटम्स होंगे उतने ही y के होंगे, क्योंकि जितने एटम्स या जितने एनायंस क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 10 आयंस इन्वॉल्व हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने में, तो 10 आयन अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने में इन्वॉल्व हैं तो वो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करते हैं। और वो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करते हैं, डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 10 जनरेट हुए हैं तो 20 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर 10 आयन इन्वॉल्व हैं तो 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, यानी रेशियो सेम रहेगा। तो भाई सिंपल है, यहाँ पर दोनों का रेशियो x:1 and y:1 and the molecular formula of anion and cation will be x:1 and y:1 xy। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Atom of the element B forms hexagonal close packing lattice and those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. Okay, so atom of element B forms CCP structures, my dear students. तो हमारे पास A है and B है। सिंपल, देखिए ध्यान से। यस, ये ले लीजिए A और ये ले लीजिए B, ठीक है। अगर A N है तो B टेट्राहेड्रल वॉइड है तो वो 2N होगा। एंड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी क्या हो गया बच्चा, तो ये अगर N को हम ले लेते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पर B, तो ये 2N टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिया क्योंकि B टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2N नंबर में होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2N नंबर में होते हैं, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो कितना हो गया, A B 2 2s 4/3, करेक्ट, AB 4/3, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को वापस लेते हैं। आई विल सॉल्व इट पर्सनली डाउन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी,
हम उसे करेक्ट कर लेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। देखिए ध्यान से, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेटाइस and those of element occupy 2/3 of the tetrahedral voids. I was taking B. That was my mistake. तो कोई दिक्कत नहीं है। A क्या कर रहा है? 2/3 of tetrahedral voids occupy कर रहा है। आपको पता है number of octahedral voids is equal to number of cations or anions involved in lattice formation. तो octahedral void अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड को हमेशा आप 2n लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं इसके अंदर A की। A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 2/3 इंटू 2n कर दिया। 2n इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, करेक्ट। एंड B फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? A, n को कंसीडर कर लीजिए 1, तो 2 2 4/3 B हो जाएगा, करेक्ट। और इसको हम इधर ले जाएंगे तो A4B3, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, खत्म। तो दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जहां पर भी ऐसा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP या फिर CCP यूज किया जाए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP में जितने भी आयंस इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमेशा n लेना है और उसके रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड को हमेशा 2n लेना है। अब अगर कहा जाए 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2n को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको कहा जाए हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आपको उसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। लाइक दैट वे यू हैव टू गो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऑल इंडिया के पेपर में 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now the section on which we are moving is quite important. Why it is important? क्योंकि डेंसिटी बेस्ड एक क्वेश्चन फिक्स्ड है बोर्ड एग्जाम्स में। आप किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, डेंसिटी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और इसके लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला है तो Z की वैल्यू 1 लेनी है। अगर आपको BCC स्ट्रक्चर बोला है बॉडी सेंटर्ड, तो Z की वैल्यू 2 लेनी है। और आपको FCC बोला है माय डियर स्टूडेंट्स, तो Z की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 4। समझ गए? अब अगर इतना समझ गए हो तो एक और चीज बता दूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को ध्यान से देखिए। एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पर आप Z की वैल्यू 2 ले लेंगे with a cell edge of 288 पिकोमीटर। तो भैया डेंसिटी वाला जो क्वेश्चंस होता है, डेंसिटी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आप क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला Z into, yes बच्चा 1 minute, I will write this, Z into M upon Na into AQ, करेक्ट? ये लिखते हैं आप। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आपको डेंसिटी दी है एलिमेंट की 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपको एज लेंथ यानी कि A दिया है 288 पिकोमीटर। पहले तो आप इस पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो आपके लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। अब अगर आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल आप एक काम करेंगे, आप इसको 10 टू पावर -10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, खत्म है आपका काम, ठीक है। तो ये देखिए A will be equal to 288 into 10 to power -10। अगर आप इसे सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, आपको पिकोमीटर पता है, पिकोमीटर कितना होता है? 10 to power -12 होता है, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हो गया। और अगर आप इसे मीटर में रखना चाहते थे तो 288 into 10 to power -12 मीटर होता, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमारा यूनिट डेंसिटी का सेंटीमीटर क्यूब में है, इसीलिए हमने 10 to power -10 लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। कुछ भी करने से पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, करेक्ट। अगर ये क्यूब है तो क्यूब के सारे एजेस सेम होंगे, तो हम इसे ले सकते हैं ए क्यूब लेते हैं तो इसका क्यूब कर लेंगे, तो 288 इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब, करेक्ट। कितना हो जाएगा?
तो 288 का क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, देखिए, ठीक है बच्चा। तो भाई इसको ए क्यूब को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब हम जरा क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो भाई 208 ग्राम अगर एलिमेंट है और अगर एलिमेंट की डेंसिटी 7.2 है तो हम उसका भी तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है, 208 ग्राम एलिमेंट की डेंसिटी दी है 7.2, इससे डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम आएगा 208 को 7.2 से डिवाइड करके देखिए, आपको मिलेगा नियरली 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया, और ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, ये इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, करेक्ट। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स will be equal to, I will write it here, volume of element upon volume of unit cell, correct। अब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट आपका कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 28.88 डिवाइड बाय 2.39 इंटू 10⁻⁻23, करेक्ट। आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, ठीक है। आंसर आपको क्या मिलेगा, यस बच्चा, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। अब आप बोलेंगे मैम सोल्यूशन हो गया, नहीं हुआ है। ये क्या हो गया बच्चा, ये आपने कितने निकाले, यूनिट सेल्स। आपको पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स है तो उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो आपको दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23 एंड देन यू विल बी गेटिंग आंसर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 समथिंग आ जाएगा। So you will be getting 24.16 into 10⁻22 something. That is the number of atoms. Correct? 23, sorry. Okay? So this is how you have to go. अगर मैंने बोला होता यही चीज करने को, आपको इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी। आप एक काम करिए, आप अपनी नोटबुक में ट्राई करिए, आप क्या करिए, इसको कर दीजिए 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट कर लीजिए और बीसीसी की जगह एफसीसी स्ट्रक्चर कर लीजिए और फिर आंसर निकालिए। क्या क्या वेरिएशन आएगा आपके आंसर में, आपको सबसे पहले ए क्यूब निकालना होगा, तो 300 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 300 का क्यूब निकालेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। फिर सॉरी 280, ये भी 300 कर लिया आपने, सारी वैल्यूज 300 कर दिए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकल जाएगा। अब वहां से आप यूज करके वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए, तो डेंसिटी है और 300 ग्राम है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट निकल गया, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यू विल गेट दिस आंसर। एंड जैसे ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, एफसीसी के लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए उस आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, here it is. So what is the two-dimensional coordination number of molecule in square close packing? I hope आपको पता है square close packing क्या है। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, अयो टेढ़ा बन गया। चलिए ड्राइंग क्लियर करते हैं, फिर से बनाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे ड्राइंग बनाने में आप लोगों के लिए। 2
मान लीजिए ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब देखिए ये आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सबको एक के नीचे एक ही इमेजिन करिएगा, ठीक है। ये तो मैडम ने थोड़ी सी इधर उधर कर दी है, तो ये देखिए ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ आपका, ठीक है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एवरी एटम विल कम इन कांटेक्ट विद 4 डिफरेंट एटम, समझ रहे हैं आप कैसे। तो अगर मैं और 2-3 स्फीयर्स बना दूं, यानी मैं अगर थर्ड लेयर यहाँ पे बना दूं, देखिए 1 और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बना दिया और एक ऊपर भी बना दिया, तो कोई बीच का एक एटम इमेजिन करिए, वो कितने एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है वो देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन, इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, 4 एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। व्हेन अ सिंगल एटम इज सराउंडेड बाय, यानी कितनों के साथ उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, कितने नेबरिंग एटम्स उसके साथ हैं, तो भाई 4 हो गए ना। तो अब चाहे आप इसको देख लीजिए, तो ये किसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा, 4 के साथ, थोड़ा अगर क्लोज कॉम्पैक्ट वे में पैक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्लोज पैक्ड लेयर के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, a compound forms hexagonal close packed structure, what is the total number of voids in 0.5 mole of it and how many of these are tetrahedral voids। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 mole of any structure which is showing 1 mole of hexagonal close packing, उसके अंदर कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, जितनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सब्सटेंस करेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। तो अगर 1 मोल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो इट विल जनरेट 1 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, octahedral void। and how many moles of tetrahedral voids, 2n mole of, या फिर twice the number of octahedral void will be the number of twice the mole of tetrahedral void, करेक्ट। ये तो हमें पता है, तो अब हम निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे 0.5 मोल के लिए पूछा है, तो नंबर ऑफ tetrahedral void will be equal to, tetrahedral void will be equal to बच्चा, so you have 0.5 mole, so 0.5 into 6.022 into 10 to power 23, 0.5 मोल दिया है ना, into yes twice the number, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ है और ये इधर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 6.022 into 10 to power 23, करेक्ट। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, octahedral void will be equal to 0.5 mole, तो 0.5 into 6.022 into 10 to power 23, so that will be equal to, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक मिनट 3.0 और यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, करेक्ट, इंटू 10 to power 23, करेक्ट। 1 मोल, अगर यहाँ पे 1 मोल दिया होता तो 1 मोल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता, 1 मोल के बदले में 2 मोल टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। तो अगर आपके पास 0.5 मोल ही है, 0.5 मोल ही है, तो 0.5 मोल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगा एंड 0.5 into 2 मोल टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा, तो वही क्या है 0.5 into 2 मोल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.5 into मोल, खत्म। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं, तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, so 6 plus 3 9 something into 10 to power 23। इजी था भाई, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी डाउट नहीं रह जाएगा एंड यू विल बी वेरी वेरी स्मार्ट टू अटेम्प्ट ऑल द गूगलीज एंड ऑल द बाउंसर्स। चाहे आपका क्वेश्चन पेपर में कोई भी बोलर आ रहा है, आप उसे क्लीन बोल कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर स्टूडेंट्स।
ओहो क्या बात है, अब आया हमारा डेंसिटी का क्वेश्चन। तो भाई डेंसिटी के क्वेश्चंस को हेलीकॉप्टर शॉट मारना है धोनी की तरह। अब देखिए धोनी कैसे घुमा के मारते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया हमने और पता चल रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी में। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4 जानते हैं हम। सेल एज दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर यानी कि वो हो गया आपका ए। ठीक है, ये ए की वैल्यू दी है। ठीक है, एंड कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी दी है। आपको एटॉमिक मास निकालना है बच्चा। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब होता है। आपको निकालना है मास, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एन इंटू ए क्यूब अपॉन जेड, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज प्लेस करिए सारी। तो भाई डेंसिटी इज 8.92, Na यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इसको अप्रोक्सीमेटली 6 अज्यूम कर लिया करो ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, और ए क्यूब करना है, तो ए तो आपका ये है, तो 3.608 इंटू 10⁻8 का क्यूब डिवाइड बाय 4। ठीक है, कैलकुलेशन इजी कैसे कर सकते हो, 8.9 को बहुत नियर अबाउट है तो 9 ले लो, 9 इंटू 6 इंटू इसको क्या कर लेंगे, आप कर लीजिए 3.608, ये तो पूरा निकालो भाई क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है, 3.61 ले लो नहीं तो। ठीक है, इसका क्यूब निकालो, n इंटू 10⁻8 3 24 करेक्ट। और आपके पास यहाँ पे 6 के बाद 23 बचा है, तो ये प्लस 23 कर लो एंड डिवाइड बाय 4। मैं बता रही हूँ कैलकुलेशन इजी कैसे किया हमने। तो 2 2 4 और ये 2 3 6 हो गया, 9 3 27 हो गया बच्चा। और ऊपर आपके पास ये वाला आपको करना पड़ेगा 3.608 का क्यूब। पावर्स तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, तो ये -1 हो गया और ये डिवाइड बाय 2 हो गया बच्चा। आसान है, सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। आसान था, ठीक है। तो बस इसी तरह से करना है। मेन आपका कैलकुलेशन इसमें जाएगा और इसमें भी आपको एनसीईआरटी बोर्ड्स में इस तरह का वैल्यू देती है जो आसानी से जिसका आप क्यूब निकाल सको। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं देगी, कैलकुलेशन जिसका इजी होगा वही देगी। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, silver forms CCP lattice and shows that edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of the silver. अच्छा, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि भाई CCP के लिए आपकी Z की वैल्यू, ठीक है। तो भाई जहां पे भी आपको CCP दिया हो या FCC दिया हो या HCP दिया हो और वहां पे आपको Z मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसे क्या ले लेंगे 4, क्योंकि CCP, FCC, HCP तीनों ही केसेस में Z की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, एज लेंथ दिया है आपको यूनिट सेल का 408 यानी कि A इज इक्वल्स टू 408.6 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर है तो आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 408.6, और अगर यहाँ पे तो डेंसिटी भी मेंशन नहीं किया कि किस यूनिट में चाहिए, तो आप मीटर में भी ले सकते हैं। तो मीटर में लेंगे तो 10⁻−12 का क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। और सेंटीमीटर में तो 10⁻−10 का क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला में प्लेस करिए, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, करेक्ट। Z की वैल्यू 4 ले लीजिए, एटॉमिक मास 107.9 यानी 108 ले लीजिए, ए क्यूब 408.6 का क्यूब इंटू 10⁻12 3 36 माइनस 36 इंटू 6 इंटू 10⁻23, करेक्ट। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो भाई सॉल्व करेंगे आप तो 4 इंटू 108 अपॉन 6 और ये 36 माइनस 23, तो जो भी वैल्यू आएगी ऊपर जाएगी 6, और ये आपको 408 वाला तो लेना ही पड़ेगा, 408.6 का क्यूब, ये 2 3 6, ये 2 2 4, और ये 8 + 1 9 होता है, तो 3 3 9, ठीक है, एंड 3 6 18, ये भी कट गया। और आपके पास पावर कितना बचा, तो -36 + 23 बच्चा कितना होगा, तो भाई आपको अच्छे से पता है मैथ्स वाले। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जहां पर आपकी बहुत खतरनाक वाली मिस्टेक हो सकती है वो ये है
कि अभी हम स्टैंडर्ड यूनिट में निकाल रहे हैं डेंसिटी, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए को भी मीटर क्यूब में लिया है, मीटर में लिया है इन शॉर्ट, और ए क्यूब को मीटर क्यूब में लिया है। तो हम सोचेंगे कि मास भी हमारा केजी में हो, बट ये एटॉमिक मास जो देख रहे हो ना 107.9 यू, ये ग्राम के टर्म्स में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ आपको यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो ये चीज भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लो। फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए शांति से, इत्मीनान से, गिव 5 मिनट्स, शांति से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इस तरह का आंसर आ जाना चाहिए। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ग्राम में भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ग्राम में भी निकाल सकते, पर वही चीज ध्यान रखना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है यूनिट तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज मैंने बताई। अगर आप इसे यू ले रहे हैं मतलब वो ग्राम के टर्म्स में है, तो आप यूनिट क्या लिख रहे हैं वो ध्यान रखिए, यूनिट लिखना कंपलसरी है। ये डेंसिटी की फाइनल वैल्यू आई, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो भाई इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमने जड़ से खत्म कर दिया है। बोलो मजा आया, मजा आया, मजा आया, अरे वाह। Okay, so we have some more set of questions and I think I'll be covering this whole section in the part 2 of this chapter, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। आई होप आपने आज का सेशन बड़ा एंजॉय किया यार, एंजॉय किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह से बहुत सारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन इज फ्री इन द प्ले स्टोर एंड यस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। बच्चा मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहे, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, वन मोर थिंग, कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल इंटरैक्ट विथ यू फॉर 2 मिनट्स। आई डोंट थिंक कि ये चीज जरा भी डिफिकल्ट थी, जरूरत है थोड़े से पेशेंस की, वो आपके अंदर है, डेवलप करिए उस पेशेंस को। अगर आपने पेशेंस डेवलप कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर ली, कोई भी एग्जाम, नॉट ओनली बोर्ड्स, एनी एग्जाम यू कैन क्रैक। ओके, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट 2 ऑफ द स्नैप प्रीमियर लीग। तो टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू।